हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भारत के संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम 1909, 1919, 1935 और 1947 के अधिनियम की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने 1892 का अधिनियम पढ़ा था, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी। आज हम पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 की क्रांति में जो एक हिंदू मुस्लिम एकता बनी और उसके बाद विभिन्न आंदोलनों में जो एकता चली, उसको देखते हुए अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि अगर यहाँ शासन करना है तो हमें इस एकता को तोड़ना होगा, और इस एकता को तोड़ने के लिए ही कुछ प्रयास अंग्रेज़ों ने 1900 के बाद प्रारंभ किए, जिसमें पहला था बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद मुस्लिम लीग ने अपने अधिकारों की कुछ मांग रखी, और उन्हीं मांगों को संतुष्ट करने के लिए 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम पास किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने उस नीति को लागू किया जिस नीति को वो भारतीय एकता को तोड़ने के लिए लागू करना चाहते थे, और वो नीति थी फूट डालो राज करो की नीति। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, जो मुस्लिमों के लिए निर्धारित की गई थी। तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ते हैं। पहले लिखिएगा, यह अधिनियम जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आधारित था। जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आधारित था। जब यह अधिनियम पास किया गया तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो, और भारत सचिव के पद पर था मार्ले। तो उन दोनों के सहयोग से यह अधिनियम बना था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो लिखेंगे, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो अरुंडेल समिति की सिफारिश पर आधारित था और मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि मार्ले उस समय भारत सचिव के पद पर था और मिंटो भारत में लॉर्ड गवर्नर था। तो लॉर्ड गवर्नर जनरल के पद पर था। तो इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लाई गई, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अर्थात मुस्लिम
के लिए पृथक निर्वाचक मंडल घोषित किया गया, जिसमें मुस्लिम ही प्रतिनिधि हो सकते थे और मुस्लिम ही मतदाता होते थे। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग की लॉर्ड मिंटो के साथ बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने जो मांग रखी थी, तो उस मांग को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को पास किया गया था और यहीं से अंग्रेज़ों को ये अवसर मिला कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का प्रारंभ किया। एक क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। अब उसमें मार्ले मिंटो सुधार में क्योंकि वो लागू हुई थी तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार पेपर में आया है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। एक और नोट लिखेंगे, इस प्रकार 1909 के अधिनियम से अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का प्रारंभ किया था। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रहा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का अर्थ था कि वो क्षेत्र पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में घोषित होगा और उस क्षेत्र में मुस्लिम ही प्रतिनिधि उठेंगे और मुस्लिम मतदाता ही उसको वोट देंगे। तो इसको पृथक निर्वाचन पद्धति या प्रणाली कहा जाता है। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद तथा भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। आपको याद होगा भारत परिषद के बारे में हम बात कर चुके हैं 1858 के अधिनियम में, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल को समाप्त करके भारत सचिव का एक पद बनाया गया था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। तो ये पहली बार इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी एक भारतीय शामिल होगा और भारत परिषद में भी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करके लिखेंगे। एसपी सिन्हा ये पहले व्यक्ति हैं जो वायसराय की परिषद में शामिल होंगे।
वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा केसी गुप्ता को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में शामिल किया गया था। तो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद और भारत परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया, उसके आधार पर एसपी सिन्हा पहले व्यक्ति बने जो वायसराय की परिषद में शामिल हुए, और सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा केसी गुप्ता को पहले भारतीय बने जो भारत परिषद जो इंग्लैंड में स्थित होती थी उसमें उनको शामिल किया गया था। भारतीयों को बजट पर प्रस्ताव लाने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो जहाँ इसकी सबसे बड़ी विशेषता सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू करना था, वहीं इसमें कुछ अच्छे कार्य भी किए गए, जैसे बजट पर प्रस्ताव भारतीयों को लाने का अधिकार दिया गया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, सार्वजनिक मुद्दों पर भी भारतीय प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये कुछ इस प्रावधान के पॉजिटिव प्रावधान भी रहे जो भारतीयों के लिए लाभदायक थे। यद्यपि इसका सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव रहा और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ रहा। तो ये था 1909 का महत्वपूर्ण अधिनियम। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिनियम आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। उन्नीस सौ 19 का भारत सरकार अधिनियम। जो 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भारत में लागू हुई, उसके कारण जो असंतोष उत्पन्न हुआ भारतीयों में,
दूसरी तरफ 1916 में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने उनको प्रारंभ किया था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन। तो कुछ ऐसे कई सारे कारण रहे जिनके कारण भारतीयों ने अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना प्रारंभ किया और अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए अधिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात कही। और इसी आधार पर 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई कि अंग्रेज़ भारत में और अधिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, और उसी घोषणा के आधार पर 1919 का यह अधिनियम पास किया गया। बीस अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने सुधारों की घोषणा की और इन्हीं सुधारों के आधार पर (1919) का भारत सरकार अधिनियम पास किया गया। जब यह अधिनियम लागू हुआ तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल या वाइसराय के पद पर चैम्सफोर्ड था और भारत सचिव के पद पर मोंटेगू था। तो इसलिए उन दोनों के नाम पर हम इस अधिनियम को मोंटेगू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे 1919 के अधिनियम को मोंटेगू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगर इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो इस अधिनियम का उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो इसके कुछ प्रावधान रहे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसको हम लिखेंगे। तो पहला प्रावधान लिखते हैं, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरदायी शासन शब्द का उपयोग पहली बार किस अधिनियम में किया गया था, तो 1919 के अधिनियम में। और इस अधिनियम का उद्देश्य भी था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1892 के अधिनियम में हमने एक विशेषता पढ़ी थी जिसमें हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की थी या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात पर चर्चा की थी। ये पहला अधिनियम था जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई। तो प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की चर्चा की गई और प्रथम बार ही महिलाओं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। यानी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की चर्चा की गई इसमें और महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में एक 2 सदन वाली विधायिका का निर्माण किया गया। तो लिखेंगे
केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। द्विसदनात्मक का मतलब है कि दो सदन वाली व्यवस्था। जैसे वर्तमान में हम अपनी संसद को देखते हैं कि उसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका स्टार्ट हम 1919 के अधिनियम से देखते हैं। जो केंद्रीय विधायिका थी, लेजिस्लेचर, विधायिका का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पर विधेयक रखे जाते हैं फिर वो कानून बनते हैं। तो केंद्रीय विधायिका को दो सदन वाला बना दिया गया। केंद्रीय विधानसभा, इसको कहा जाता था निम्न सदन। और दूसरा सदन था राज्य परिषद, इसको कहा जाता था उच्च सदन। यानी अगर हम वर्तमान से तुलना करें संसद की तो ये हो गई राज्यसभा, क्योंकि वर्तमान में राज्यसभा उच्च सदन है, और केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन अर्थात लोकसभा। तो इस तरह दो सदन, द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। दो सदन विधायिका में बनाए गए, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। इसमें कुल सदस्य 145, इसमें कुल सदस्य 60। एक 141 निर्वाचित, सॉरी 104 निर्वाचित, 41 सदस्य मनोनीत। अर्थात 104 का निर्वाचन होता था और 41 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। कार्यकाल की बात करें तो जैसे वर्तमान में आप देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। छब्बीस सदस्य मनोनीत, 34 सदस्य निर्वाचित। इसका कार्यकाल 5 वर्ष। तो इस तरह से दो सदन बनाए गए, केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता था, राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहा जाता था। केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्य 145 थे, जिनमें से 104 निर्वाचित होते थे और 41 सदस्य मनोनीत किए जाते थे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। जबकि राज्य परिषद जो कि उच्च सदन था उसमें कुल सदस्य 60 थे, जिनमें 26 सदस्य मनोनीत और 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। कार्यकाल इसका 5 वर्ष था। जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई थी उसका इसमें विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय,
तक किया गया। आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्तियों को कहा गया जिनकी माताएं भारत की थी और पिता किसी यूरोपीय देश से संबंधित थे। तो इन तक भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया, जो 1909 के अधिनियम में केवल मुस्लिमों तक था, उसे अब सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों तक किया गया। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम में हुआ था, जो आता रहता है पेपर में। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। जो प्रांतीय कार्यपालिका होती थी, उसमें पार्षद होते थे और मंत्री होते थे। गवर्नर के प्रति उत्तरदायी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी। तो इस तरह द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ और एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना प्रांतों में की गई, जिसमें पार्षद जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हैं और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। इनसे मिलकर कार्यपालिकाएं बनती थी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। अर्थात जो केंद्रीय विषय थे वो केंद्र के पास, जो प्रांतीय के विषय हैं वो प्रांतों के पास, यानी एक उत्तरदायित्व की भावना यहाँ पर विकसित की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। संरक्षित विषय यानी रिजर्व सब्जेक्ट, हस्तांतरणीय विषय। हस्तांतरणीय विषय जो संरक्षित विषय थे, इनका प्रशासन गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा किया जाता था। जो गवर्नर ये प्रांत का होता था, ना कि गवर्नर जनरल। इनका प्रशासन गवर्नर व उसकी परिषद करती थी। इनका प्रशासन गवर्नर तथा मंत्री करते थे। अभी हमने बात की थी ना कि गवर्नर पार्षद होते थे, तो उन पार्षद की सहायता से संरक्षित विषयों का प्रशासन करता था, और जो मंत्री होते थे वो हस्तांतरणीय विषयों का प्रशासन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता था। तो दो जगह उन विषयों को, प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया, संरक्षित और हस्तांतरणीय। प्रांतों का बजट केंद्रीय बजट से
अलग कर दिया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। लोक सेवा आयोग वर्तमान में भी है भारत का लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग, जो विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 1853 के चार्टर एक्ट में ICS में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ था, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे नोट लिखेंगे। ली आयोग, इस आयोग का नाम याद रखेंगे। ली आयोग की सिफारिश पर सिफारिश पर 1926 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला नोट, ये क्वेश्चन आता है, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष रोज बारकर थे। रोज बारकर। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष HK कृपलानी थे। HK कृपलानी थे। तो इस प्रकार 1909 के भारत सरकार अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे गए हैं। जैसे कि पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, स्थापना का प्रावधान किया गया, द्विसदनात्मक केंद्रीय विधायिका का गठन किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई, महिलाओं को मत अधिकार दिया गया, प्रांतों का बजट केंद्रीय बजट से अलग किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पेपर में आते रहते हैं इस अधिनियम से। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो विस्तार है वो सिख, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों तक किया गया। अब इस अधिनियम में एक बात कही गई थी कि इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जो इसके 10 वर्ष पूरे होने पर वो गठन किया जाएगा, और 10 वर्ष पश्चात वो आयोग इस बात की जांच करेगा कि तो 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो 10 वर्ष पश्चात पूरे होने के पश्चात इस अधिनियम की सफलता और असफलता की जांच करेगा। और इसी दिशा में बढ़ते हुए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन जो कि 1929 में गठित होना था, उससे 2 वर्ष पहले ही 1927 में गठित कर दिया गया। और इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य शामिल किए गए और सारे के सारा सदस्य अंग्रेज रखे गए। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया
क्योंकि जो भारतीय क्षेत्र में भारतीयों के लिए संवैधानिक रूप की जांच करने के लिए आ रहा था, उसमें कोई ना कोई भारतीय शामिल होना जरूरी था, लेकिन इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। उन गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चाएं हुई, उसमें 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। उस श्वेत पत्र के आधार पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का को पास किया गया और उसे भारत में लागू किया गया। तो अब हम नेक्स्ट अधिनियम जो पढ़ेंगे वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम होगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा साइमन कमीशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेते हैं। उन्नीस के अधिनियम की जांच करने के लिए दस वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। उन्नीस सौ 27 में इस अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। अब साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया। क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए श्वेत कमीशन कहा जाता है। और भारतीयों द्वारा इसके विरोध का कारण भी यही था कि एक तो समय से पहले गठित हुआ था, दूसरा सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट यानी एक श्वेत पत्र दिया, एक रिपोर्ट दी 1930 में, जिस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया। और इन गोलमेज सम्मेलन में पहले में तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जबकि इस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारत के सबसे ज़्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया, तीसरे में फिर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस प्रकार 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और 1930 की साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन आयोजित हुए और इन गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चा हुई उसके आधार पर 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया। गोलमेज सम्मेलन में होने वाली चर्चा के आधार पर 1935 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र जारी किया गया जिसके आधार पर उन्नीस सौ 1935 का भारत सरकार अधिनियम पास किया, जिसका भारत सरकार अधिनियम पास किया। तो इस तरह से 1919 के अधिनियम के बाद की जो स्थिति रही उसी के आधार पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पास किया। तो इससे आगे का जो 1935 भारत सरकार अधिनियम है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।